हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल करेंगे 1 to 15। और बाबू ये हम कर रहे हैं पहले सोल्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं 1 to 15। और उसके बाद मेरे को एक टॉपिक कराना है छोटा सा 5 मिनट का, और चैप्टर खत्म हो जाएगा लगभग। बाबू एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट नंबर सेकेंड, इस पे एक मुझे चर्चा करनी है। बाबू एग्जाम्पल नंबर 2 में बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के इफ एमपीएस, और पार्ट 2 में कहता है इज इक्वल्स टू एमपीसी, कुछ ऐसे शायद, है ना। तो भाई उसने बोल दिया कि एमपीएस और एमपीसी बराबर हैं, ठीक है ना। वैसे तेरे को बता देता हूं, अगर तू थोड़ा सा दिमाग लगाता तो यही हो गया भाई। दोनों मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मिला, कोई भी 1। इनकी प्रॉपर्टी है ना बेटा, क्या, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू चाहे ये रख ले, चाहे इसकी वैल्यू ये रख ले, जो तुझे समझ में आए। मैं एमपीएस की वैल्यू एमपीसी रख देता हूं। 2 एमपीसी इक्वल्स टू 1, तो एमपीसी कितना आ गया, आधा, ठीक है ना। ये भी 0.50, ये भी 0.50, तभी तो दोनों मिलाकर बनोगे। अब के की वैल्यू आ जाएगी। के किसके बराबर होता है, 1/MPS। तो के कितना आ गया बेटा, 2। सर मैक्सिमम क्वेश्चन में, शायद शुरू के 15 क्वेश्चन में 3 ही फॉर्मूला ढंग से यूज हो रहे होंगे। एक के का फॉर्मूला है 1/MPS, एक 1/1 - MPC, और दूसरा del y/del I। ठीक है जी। 15 न्यूमेरिकल अभी करने हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो बताना, लेकिन एकदम से सारे मत भगाना, थोड़ा सा बैच के साथ चलना। पहले 1 से 5 कर लो, फिर 6 से 10, और फिर 11 से 15। 1 से 5 की पहले प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। 10 मिनट के अंदर अंदर 1 से 5 की प्रॉब्लम हो रही है। बताओ मुझे करके फटाफट से। सर अब एक पहले थियोरेटिकल टॉपिक समझ लो, फिर फर्दर प्रॉब्लम ले लेंगे। सब सामने देख रहे हैं। और देख भाई, छोड़ दो जो चीटिंग करके कर रहे हो ना, वैसे भी कुछ नहीं मिलना। सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। देख, चलो जी बाबू, 3 टॉपिक करा रहा हूं, सब सामने देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट। लिखना शुरू कर दो कॉपी में। चलो जी बाबू, ये ना टोटली ग्राफ पर बेस्ड, एक कर्व पर बेस्ड टॉपिक है, ठीक है ना। सिर्फ 3 कर्व बनने हैं और खत्म टॉपिक। और कर्व की एक्सप्लेनेशन वो लिखना आप लगभग सीख चुके हो। लिखनी ये भी तीनों में आपने ये एक्सप्लेनेशन सुनना, बस सामने देखना। बाबू एक टर्म ना इन तीनों टॉपिक में कॉमन है, वो टर्म है बेटा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम वर्ड दिखते ही बेटा दिमाग में 2 ही बातें जा सकती हैं, या तो एडी और एस बराबर है, या एस और आई बराबर है, ठीक है ना। यहां पर बता सकता हूं बेटा, दिमाग में बस एक ही बात रखना कि एडी और एस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया हुआ एक दूसरे को, कहीं ना कहीं बेटा वो बराबर है, ठीक है ना। अब मुद्दा उठता है ये क्या मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। बाबू समझते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले एग्जाम्पल सुनना, ठीक है ना, और फिर कर बनाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अब वो मैं बोलता हूं, मान लो आप इकोनॉमी में 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, और एक पर्सन अगर दिन रात भी काम करे तो मैक्सिमम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता है, 1000, ठीक है ना। बाबू किसी एक इकोनॉमी में मान लो बेटा 100 लोग काम करते हैं, और बेटा एक पर्सन मैक्सिमम 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो सकता है बेटा, मैक्सिमम 1000, ठीक है जी। सब सामने देखना। बाबू मैंने एक्स एक्सेस लिया, एक्स एक्सेस पे इनकम, वाई एक्सेस पे कंजम्पशन,
मुझे बनाना है बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। और बेटा वर्ड इक्विलिब्रियम है, मुझे ये भी पता है एडी और एएस ने कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना है। मैंने एएस कर्व ड्रॉ कर लिया बेटा, जो क्रिएट करता है 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि एएस हमेशा बराबर होता है बेटा इनकम। मैंने एडी कर्व ड्रॉ कर लिया, इनिशियली ग्रेटर देन एएस, फिर कहीं उसको इंटरसेक्ट करता है और कहीं फिर बेटा एडी लेस देन हो जाता है एएस से। बाबू ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है बेटा, पॉइंट ई। इसको आप इक्विलिब्रियम पॉइंट या इफेक्टिव डिमांड भी बोल रहे थे सर। लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट ई है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, सुनना। मैंने बेटा सोचा कि इकोनॉमी में 100 लोग हैं और एक पर्सन मैक्सिमम 10 यूनिट बना सकता है, तो टोटल प्रोडक्शन वुड बी 1000। प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, ठीक है ना। और बेटा मैं बोलता हूं डिमांड भी 1000 यूनिट की ही आई। प्रोड्यूसर 1000 सप्लाई कर सकता था और डिमांड भी 1000 की आई, तो बेटा इंटरसेक्ट तो किया ही किया, इक्विलिब्रियम तो क्रिएट हुआ ही हुआ। क्या बेटा सबको नौकरी भी मिल गई? 100 के 100 लोगों को काम मिल गया होगा ना बेटा, तभी तो 10 यूनिट बनी, तभी तो 1000 बनी। क्या 100 के 100 लोगों को नौकरी भी मिल गई बेटा? बाबू ये जो पॉइंट है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस पॉइंट पे सबको नौकरी भी मिली, 1000 यूनिट बनी भी, 1000 डिमांड भी आई, ठीक है जी। यहां आओ सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बाबू प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, ठीक है ना, और एक्सपेक्टेड डिमांड भी यही थी कि 1000 आएगी, लेकिन बेटा 1000 आई नहीं। इस बार डिमांड आई कुछ कम, डिमांड आई बेटा 800 यूनिट की। मुझे ये बताओ क्या सबको नौकरी मिली होगी? डिमांड कितनी आई? 800 यूनिट की, तो कितनी को नौकरी मिली होगी? एक पर्सन मैक्सिमम 10 बना सकता है, कितनों को नौकरी मिली? 80। क्या बेटा सबको नौकरी मिली? नहीं मिली। बाबू डिमांड कुछ कम आई, लो जी डिमांड कुछ कम आई, यानी कि बेटा जो एक्चुअल डिमांड आई वो कुछ और नहीं, वो AD1 आई, ठीक है ना। और AD1 ने जहां इंटरसेक्ट किया AS को, ये बेटा नया इक्विलिब्रियम है पॉइंट E1। बाबू इससे हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि AD और AS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है? जब 100 के 100 लोगों को नौकरी दे दी आपने? नहीं बेटा, नौकरी किन लोगों को मिली बेटा? बाबू 80 लोगों को मिली। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। 100 के 100 लोगों को नौकरी क्रिएट नहीं हुई। बाबू ये जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, इट इज टोटली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो नहीं सकता, और ये बात को आप भी अंडरस्टैंड करोगे। बाबू एएस कर्व बनाया, 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता हुआ, अगेन एडी कर्व ड्रॉ किया। अगर बेटा 1000 यूनिट की ही डिमांड आती तो बेटा होता क्या, सबको नौकरी भी मिलती और इक्विलिब्रियम भी क्रिएट होता, जैसे कि सिचुएशन में हुआ। लेकिन बेटा डिमांड आई कुछ ज्यादा, एक्चुअल डिमांड राइजेस टू 1200। पहले मुझे एक बात बताना, क्या प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप 1200 का भी दे पाओगे? तो मैंने क्या माना, इकोनॉमी में मैक्सिमम लोग ही कितने हैं? 100, और एक पर्सन मैक्सिमम प्रोड्यूस कितना कर सकता है? 10। तो भाई 1000 ही तो दे सकते हो, क्या 1200 जिंदगी में भी दे पाओगे? दे नहीं पाओगे। मैंने इसलिए बोला था ये प्रैक्टिकल सिचुएशन ही नहीं है। हम तो मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? 1000। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या हो सकता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवरफुल नाम की कभी कोई सिचुएशन नहीं होती बेटा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। डिमांड कुछ ज्यादा ही, एक्चुअल डिमांड आई बेटा 1200 यूनिट, यानी कि बेटा नई जो डिमांड आई वो AD1 आई, और AD1 ने बेटा AS को जहां इंटरसेक्ट करा, मुझे नया पॉइंट मिला बेटा इक्विलिब्रियम का पॉइंट E1। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जबकि इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल रियलिटी। या तो सिचुएशन ये होती है या सिचुएशन ये होती है। ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब मैं दे ही नहीं सकता भाई, क्या मैं सप्लाई कभी भी 1200 यूनिट कर पाऊंगा? नहीं। तो क्या कभी AS इंटरसेक्ट करेगा? AS कभी 1200 बनेगा क्या? मेरे से पूछ लक्ष्य, वो पहली बार पढ़ रहा है, मैं बताऊंगा, आप पूछ। क्या सर मैं बोल रहा हूं इकोनॉमी में मैक्सिमम 100 लोग हैं, फिर असम्पशन किस बात की? भाड़ में गई फिर तो असम्पशन। सबसे पहला शुरुआत ही यहां से करी, इकोनॉमी में 100 लोग हैं और मैक्सिमम दिन रात काम करके एक इंसान 10 यूनिट बना सकता है।
मैक्सिमम 1000 बन सकता है। तो कभी एएस 1200 तक जाएगा? एएस 1200 तक जाएगा ही नहीं तब। इसीलिए बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, लेकिन डायग्राम दिखाने के लिए मुझे करना पड़ता है कि ये पॉइंट है, इक्विलिब्रियम भी है और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स अजम्पशन पर बेस ज्यादा। ठीक है जी सर, ये दोनों बातें हो सकती हैं, ये कभी भी प्रैक्टिकल रियलिटी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार दोबारा सुन लो बाबू, तीनों में एक वर्ड कॉमन है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है बेटा? एडी और एएस का इंटरसेक्शन। ठीक है ना जी। तो मैंने बेटा पहले एएस कर्व ड्रॉ किया, एडी कर्व ड्रॉ कर दिया, और मैंने आपको बताया ये कुछ और नहीं बेटा, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही है। क्यों? क्योंकि मैंने असम्पशन ही ऐसी ली बेटा, एक इकोनॉमी में मैक्सिमम 100 लोग और एक इंसान प्रोड्यूस कर सकता है मैक्सिमम 10 यूनिट, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विल बी 1000 यूनिट। प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000, और बेटा डिमांड एक्चुअल भी, एग्रीगेट डिमांड भी उम्मीद किया जा रही है कि एक्चुअल भी 1000 ही आ गई बेटा। तो सारी यूनिट भी बिक गई और बेटा सब लोगों को नौकरी भी मिल गई, यानी कि जहां इंटरसेक्शन हुआ वह नौकरी भी मिल गई और सारी यूनिट भी बिक गई। लेकिन बेटा अगले केस में क्या हुआ? डिमांड आई 800, जबकि हमें जो उम्मीद थी बेटा कि डिमांड कितनी आएगी, 1000 आती तो बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो जाता, पर 1000 आई नहीं, डिमांड कुछ कम आई, एक्चुअल डिमांड इज 800। तो मैंने बेटा कुछ डिमांड कम क्रिएट करके कर बना दिया, और बाबू जहां इसने एस को इंटरसेक्ट किया बाबू ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। 800 यूनिट बनेंगे, 800 बिकेंगी, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलेगी, और बेटा फिर मैंने बना दिया ओवरफुल, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं बेटा दुनिया में। आप 1200 यूनिट की डिमांड कर सकते हो, पर मैक्सिमम जब इकोनॉमी दे ही जा सकती है आपको, तो क्या कभी इंटरसेक्शन होने वाला है एडी और एस का? होने नहीं वाला, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है जी, एग्जाम्पल 6 to 10 एक बार करना, कोई दिक्कत आ रही है पूछना। 7th वन कर दूं एक बार, एक 7th कर देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ सर कर दे, ये ले कर ले यार, एक 7th कर दो फिर कर लेना नोट। बाबू एग्जाम्पल नंबर 7 बुक देने। बाबू एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है पढ़ना? इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय 500 करोड़। कहता है इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंचने के लिए जो इनकम रिक्वायर्ड है वो 500 से कम पड़ रही है। ठीक है जी, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ 80% ऑफ द इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। लो जी मेरी तरफ देखना बेटा, मेरी तरफ देखना बाबू। इफ 80% ऑफ द एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, ये क्या है बेटा? एमपीसी। अब एक बात सुन लो बेटा, मैं सबसे पहले निकालने वाला हूं के। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, पर मुझे पता है के की रिक्वायरमेंट क्यों है। समझ गए थे आप क्या हुआ बाबू? के का एक और फॉर्मूला होता है क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बाबू अगर मैं यहां से के निकाल लूं तो एक चीज मिल गई मुझे के। अब सुन लो क्वेश्चन ने क्या पूछा, कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए कि आपकी इनकम इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए? और उसने क्या बताया कि इक्विलिब्रियम कितने से शॉर्ट है बेटा? 500 करोड़ से शॉर्ट है। दैट मीन्स मुझे इनकम कितनी बढ़ानी है? इनकम 500 करोड़ बढ़ा दूंगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। तो उसने यही तो होगा ना सर, उसने बोला पहली लाइन में कि इक्विलिब्रियम में पहुंचने में 500 करोड़ शॉर्ट हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉल्स शॉर्ट बाय 500 करोड़। इक्विलिब्रियम में पहुंचने में इनकम में कितने शॉर्ट हैं बेटा? 500 करोड़। और वो क्या बोल रहा है? कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालूं, कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालूं कि इनकम इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए? यानी कि इनकम को कितना बढ़ाना है? 500 करोड़ ही तो बढ़ाना है। जब मुझे पता लग गया कि इनकम को 500 करोड़ से इंक्रीज करना है और मुझे के पता लग जाएगा, तो वही तो कैलकुलेट हो जाएगा जो मुझसे चाहता है। ये मुझसे क्या चाहता है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना जी। तो बाबू मैंने के की वैल्यू कैलकुलेट करी, के की वैल्यू है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है जी बाबू, के 1/1 माइनस 0.80, तो के की वैल्यू आ गई बेटा 5 टाइम्स। बेटा के हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होगा, कितने गुना कर देगा इन्वेस्टमेंट को। ठीक है ना जी। लो जी बाबू,
अब k की वैल्यू फॉर्मूला यही है डेल वाई अपॉन डेल आई, ये है 5, ये है 500, तो डेल्टा आई की वैल्यू आ गई, डेल्टा आई आ गया बेटा 100 करोड़। अगर मैं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दूं तो इनकम 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 500 करोड़ हो जाएगी। 5 गुना, दैट मीन्स 5 टाइम्स, कि हमेशा यही तो बताता है बेटा, ठीक है ना। एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन द इनकम। इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ बढ़ाओगे तो इनकम पक्का 100 नहीं बढ़ेगी, कहीं गुना बढ़ेगी बेटा, कहीं गुना मतलब कुछ टाइम्स बढ़ेगी। कोशिश किया आपने, सुना, ये बातें पूरी कर ली आज, सुना नहीं, ठीक है अभी पूछूंगा। करना जरा एग्जाम्पल नंबर 10 तक, 6 to 10। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।